जम्मू और कश्मीर के अलावा हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। खासकर जम्मू कश्मीर चुनाव पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी। वहां 3 चरणों में चुनाव होने हैं। वहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन डिबेट इस बात पर नहीं है। आज डिबेट इस बात पर है कि कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की तैयारी है तो बंगाल में भीड़तंत्र लोकतंत्र की बदहाली की तैयारी कर रहा है। आलम यह है कि कश्मीर से लेकर अब बंगाल तक लोकतंत्र पर सवाल है। एक जगह उम्मीदों से भरे सवाल हैं तो बंगाल में निराशा भरे सवाल हैं। और इससे भी खास बात यह है कि अब कश्मीर में नहीं बल्कि बंगाल में पत्थरबाज दिखते हैं। 2 दिन पहले की तस्वीरें आपने देखी ही थी। जम्मू कश्मीर में जहां फिजा बदल रही है तो बंगाल में बेटी को सजा मिल रही है। और यह किसी एक बेटी की बात नहीं है। न जाने कितनी ही बेटियां आरजीकर अस्पताल जैसी वारदात की शिकार हो रही हैं और प्रजातंत्र के नुमाइंदे खामोश हैं। लेकिन कश्मीर में उसी प्रजातंत्र के लिए जोश आई है। आज हमें मजबूरन जम्मू कश्मीर और बंगाल की तुलना करनी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से आज खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं, तो सवालों के घेरे में उन्हीं का लोकतंत्र है कि क्या उनका सिस्टम फेल हो गया। वो हिंसा के लिए बीजेपी और लेफ्ट पर आरोप लगा रही हैं। जब वही न्याय के लिए सड़कों पर हैं तो जनता कहां जाए। खैर, अब बात यह कि आखिर हम ये बहस आज की क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आज की बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के लिए चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बंगाल में लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश पर तनाव है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि कश्मीर में शांति लौट रही है लेकिन बंगाल में बवाल है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि कश्मीर में पत्थरबाजी थम चुकी है लेकिन बंगाल में पत्थरबाजों को आराम से देखा जा सकता है। पत्थरबाजी वहां पर बढ़ रही है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि कश्मीर में बदली है फिजा लेकिन बंगाल में बेटी को सजा। इन्हीं जलते सुलगते मुद्दों पर पूछेंगे सवाल ताल ठोक कर, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण तारिका सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। सारे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई, मुझे लगता है ये एक सुनियोजित तरीके से पुलिस की उपस्थिति और पुलिस की मदद से किए गए होंगे। इस साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी फिजियाहट नहीं बल्कि शरारत करना। Date of poll will be 18th of September. And it's a Wednesday. Counting would be on 4th of October. इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं वो कश्मीर में कराए जा रहे हैं। सब टीएमसी वालों का साजिश है और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रही है। तो छिपाने की, बचाने की उनकी पूरी नियत और नीति रही है। इस बर्बर घटना के बाद ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर 25-30 मिनट के अंदर ये काम निपटाने के लिए कहा गया। पूरा ब्लूप्रिंट के साथ ये लोग गए तोड़फोड़ करने के लिए। हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे। वहाँ पर चुनाव जो है वहाँ की जो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन वहाँ के लोगों का है उसको मजबूत करेगा। हम लोग 50 सीटों से ज्यादा लेंगे, हम हुकूमत बनाए। अरे बनाओ, किसने रोका? और चोरी मत करो।
इलेक्शन कमीशन का फायदा मत उठाओ। चलिए ताल ठोके में आज की बड़ी बहस अब शुरू करते हैं। हमारे साथ आज कई मेहमान हैं जो हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं, अतुल पाटिल है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता तनवीर अहमद तांत्रे हमारे साथ, पीडीपी के प्रवक्ता टीएमसी से हमारे साथ संजय सरकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ एलजेपीआर से विनीत सिंह प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव जेडीयू के राजीव रंजन हमारे साथ हैं, हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हमारे साथ हैं और साथ ही कुमार प्रवेश सीपीआई-एमएल के लीडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का मैं आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल संजय सरकार आपसे, क्योंकि ताजा तस्वीरें जो हमें कलकत्ता से मिल रही हैं वो मिल रही हैं ममता बनर्जी की, जिसमें वो गुनहगारों को फांसी की मांग और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर मार्च निकाल रही हैं। अब बताइए, अगर एक सूबे की मुख्यमंत्री ही न्याय की आस में सड़कों पर उतर आए तो क्या इससे यह संदेश नहीं जाता कि मुख्यमंत्री ने यह मान लिया है कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है उनकी? नहीं, देखिए बात यहां पर नहीं है। जांच सीबीआई कर रहा है, सीबीआई का निष्पक्षता जो है उसके लिए हम लोग कभी सवाल उठाते हैं। इतना सारे केस सीबीआई कर रहा है, जिस केस में अभी तक अरे जब बंगाल की पुलिस पर सवाल उठे संजय सरकार, तब केस सीबीआई को दिया गया। अब आप सीबीआई की जांच पर सवाल उठा रहे, कमाल है। तो आप जाएंगे कहां फिर? नहीं, मेरे बात आप पहले सुन लीजिए। हाँ सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप टोकेंगे मालूम है मेरे को? नहीं, मैं मेरी आदत नहीं है टोकने की। 1 मिनट समय देंगे तो 40 मिनट टोकेंगे। नहीं, आप उस वाली डिबेट में नहीं है। आप कहां का इंप्रेशन लेके बैठे मुझे पता नहीं। चलिए बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, 12 घंटे के अंदर में आरोपी को कौन पकड़ा है? कलकत्ता पुलिस को। कलकत्ता पुलिस को किसके मानता है? स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बाद में दुनिया का दूसरे नंबर पुलिस ने कलकत्ता पुलिस को माना है, आज से नहीं। एक जमाने में गोपाल कृष्ण गोखले बोला था, व्हाट बंगाल थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो। ठीक है, आज बंगाल जो सोचता कल इंडिया सोचता है। ये हम नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बोला था। तो मेरे आज एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आज पहले आप कुछ बात को दिखाया है। हम देखिए जिस घटना के अति निंदनीय घटना है और ये बहुत बड़ा बीमार है। बीमार को देखिए, बीमार को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? इनकाउंटर और जितना जल्दी से जल्दी उसको फांसी में चढ़ाए। लेकिन आप बता रहे हैं बंगाल का आपको मालूम है सोमवार को दिन में बुलंदशहर में एक 6 साल को बच्ची को बलात्कार किया था गजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने। आपको मालूम है एक नर्स को हत्या हुआ जो आपको उत्तराखंड से नैनीताल से लौट रहा था, उसको हुआ था। कल दो मरीज को उड़ीसा में रेप हुआ है। हम किसी को गलती सरकार को नहीं बोल रहे, हम बोलते ये बीमार है, बीमार को हटाना चाहिए, राजनीतिक चुनना चाहिए। और इसको इतना बड़ा मतलब सजा होना चाहिए। अरे जब पश्चिम बंगाल में महिलाएं आग लगा लेती हैं न्याय की उम्मीद में, तब दीदी सड़क पर नहीं आती। जब वहां पर जुल्म सितम होता है तब वो सड़क पर नहीं आती। जब टीएमसी के कार्यकर्ता वहां घरों को आग लगाते हैं तब वो सड़क पर नहीं आती। आज वो सड़क पर आ गई। अरे जब अपराधी पकड़ा गया है तो फिर न्याय की मांग किससे कर रही है ममता बनर्जी? हम देखिए, एक महिला होने के नाते एक महिला तो बोलेंगे ना, उसको कठोर से कठोर सजा हो। देखिए मेरे पार्टी में प्रदीप सिंह सेंगार जैसे रेपिस्ट नहीं है जो विधायक का टिकट मिलता है। मेरे पार्टी में राम दुलार जैसे विधायक का टिकट मिलने वाला नहीं है। मेरे पार्टी में ब्रिजभूषण जैसे जॉन शोषण वाला करने वाला नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ मेरे पार्टी में ये सब नहीं है। जिस पार्टी को आप यहाँ पर अभी बोलने के लिए मौका मिलेंगे थोड़ा देर में, उस पार्टी को कितना आदमी है। मेरे पार्टी में कोई टेररिस्ट नहीं है, प्रज्ञा ठाकुर जैसे टेररिस्ट नहीं है। मेरे पार्टी में मतलब प्रताप सारंगी जैसे ग्रैमस्टैंड का हत्याकारी जैसा आदमी नहीं है। मेरे पार्टी में नहीं है। मेरे पार्टी में 29,80,000 करोड़ रुपया लूटने वाला आदमी भी नहीं है जो बैंक लूट लिए हैं। मैं आपको एक चीज बता दें, न्याय के बाद अगर लेने चाहेंगे, लेकिन आपके पार्टी के शासन में, आपकी पार्टी की सरकार में पश्चिम बंगाल में इतनी गुंडागर्दी, इतनी अराजकता, इतना तांडव कि अगर रिकॉर्ड चेक किए जाएं तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा 5 सालों में नजर आती है आंकड़ों में। देखिए आपको एक चीज बताता है, कानपुर में एक माफियादार 8 पुलिस कर्मियों का हत्या हो जाता है, तो वहां पर आप वहां का लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बोलते हैं। आप सोमवार को दिन में जो 6 साल का बच्चे को जो हादसा होगा, 6 साल का दलित बच्चे को जो बलात्कार हो उसके लिए नहीं,
आप ये बात नहीं बोल रहे हैं जब आप यूपी सब बात बोलते हैं। आज पश्चिम बंगाल और कश्मीर पर डिबेट है, इसलिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। हम हाथरस पे भी बोलते हैं, हम मणिपुर पर भी बोलते हैं, हम कन्नौज पर भी बोलते हैं। एक मरीज, 2 मरीज वहां पर ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको ऊपर में भी मतलब बलात्कार हो गया। मणिपुर में कब विवर्स करके महिला को घुमाया गया है? अरे संजय सरकार जी, आप एक उंगली शहजाद पूनावाला की तरफ उठा रहे हैं, 3 उंगली अपनी तरफ उठ रही हैं आपकी। शहजाद पूनावाला जितने नाम इन्होंने गिनाए वो सीधे सीधे आप पर निशाना साधने के लिए गिनाए। अब मैं ये कहता हूं कि क्या इनके पाप धुल जाएंगे दूसरों पर इल्जाम लगाने से? सबसे पहले इन्होंने सही कहा, इनकी पार्टी में तो शाहजहां है, इनकी पार्टी में तो ताजमुल है, इनकी पार्टी में तो पार्था चैटर्जी है। तो मुझे नहीं जाना है कि टीएमसी में और कितने कितने क्या क्या किस प्रकार के लोग हैं, वो आज डिबेट नहीं है। आज आते हैं कि आज स्कॉटलैंड यार्ड अर्थात कोलकाता पुलिस की प्रशंसा हाईकोर्ट ने की है। हाईकोर्ट ने पहला बयान दिया, एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। हाईकोर्ट ने दूसरा बयान दिया, ये 5 से 7 हजार लोग इकट्ठा कैसे हो गए। हाईकोर्ट ने तीसरा बयान दिया, आप तो डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, सेंट्रल एजेंसी को लगाना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने चौथा बयान दिया कि सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का भी जो मामला है सौंप दिया जाए, और पहला ओरिजिनल मामला भी सौंप दिया। और इनकी पुलिस की उपलब्धि ये है अनुराग जी कि देश में सबसे लोएस्ट कन्विक्शन रेट क्राइम ऑन वुमेन में पता है कहां है? पश्चिम बंगाल में 2.5%, उत्तर प्रदेश में 71% है। चेक कर लीजिए आप। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही है, वो प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही है? वो हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ कर रही है या होम मिनिस्टर के खिलाफ कर रही है? या मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ और होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को बताना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी इन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि तीनों ही वो है। और बताइए कि पहले दिन से एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का जो खेल चला है, पहले सुसाइड बताना, फिर उसके बाद 3 घंटे पेरेंट्स को रुकवाना, फिर रेनोवेशन करवा देना, फिर वहां पर गुंडों को भेजकर तोड़वा देना वो पूरे आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल को। और हाईकोर्ट ने एक नहीं 2 बार फटकार लगाई है, फिर भी ये इनके तेवर है। और पहली बार नहीं। अरे शहजाद पूनावाला दीदी की पार्टी कह रही कि वो बीजेपी के गुंडे थे ना। अनुराग जी ये भी कहते ना, ये भी कहते तो स्वीकार्य होता। बीजेपी के गुंडे तो पूछ लीजिए कि कितनी एफआईआर करके कितने बीजेपी के लोगों को जेल में डाला, परंतु अब इनसे पूछे कि बाम और राम। भाई अनुराग जी, जी पर मैं बैठा हूं और आप मेरे अच्छे मित्र भी है, किसी की औकात है कि किसी और धर्म के पैगंबर पे बोल दे? किसी और धर्म के पैगंबर का नाम ऐसे रेप केस में ले लीजिए, सर तन से जुदा के नारे शुरू हो जाएंगे जमीन पर अनुराग मुस्कान, ये देश के हिंदुओं का मैं कहूंगा कि ये एक प्रकार से अपमान और मखौल है कि इस केस में भी शुभेंदु अधिकारी कहते हैं इसको जरूरत नहीं है। और दूसरी बात देखिए, बीच में नहीं, शाहजाद पूनावाला जैसे लीडर को शुभेंदु अधिकारी कहते हैं इसको जरूरत ही है नहीं है। ठीक है संजय सरकार, आपत्ति बाद में दर्ज कराइए। बात बोल रहे हैं यहाँ पर, हाँ हंसना हंसेंगे ना रोएंगे, हम सोच रहे शाहजाद पूनावाला को बोला शुभेंदु अधिकारी। आपने बहुत सारे नाम गिना दिए संजय सरकार, आपने बहुत सारे नाम गिना दिए। अभी आपने शुभेंदु अधिकारी का भी नाम ले दिया। अब शहजाद पूनावाला की बात खत्म हो जाने दीजिए जी। अनुराग जी, दिस इज नॉट फेयर। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, और मैं समझता हूं कि आप उन चंद एंकरों में से जो अपनी डिबेट में कुछ तर्क निकल कर आए ये चाहते, तो मैं अपनी बात को समाप्त। शहजाद पूनावाला, आपको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आया है? ब्लेम करो। जी आ गया, ठीक है बोलिए। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ममता बनर्जी की सरकार का। यहां पे मां माटी मानुष नहीं, बलात्कारी बचाओ और तालिबानी मुझे चाहिए, ये मानसिकता चलती है। संदेश खाली में शाहजहां के साथ, पीड़िता के साथ नहीं। तजमुल ने जब उत्तर दिनाजपुर में महिलाओं को पीटा तो इनके विधायक ने तजमुल का साथ दिया। पार्क स्ट्रीट रेप केस में चरित्रहरण पीड़िता का किया गया। नडियाड रेप केस में पीड़िता का चरित्रहरण किया गया। अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक और आदिवासी इलाके में बुर्दवान में वहां पर एक 21 साल की बच्ची का गला काटा गया, और इनकी WCD मिनिस्टर शशि पांजा पता है क्या बोलती है? सुनिए। कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देखा? जब मालदा में आदिवासी महिलाओं के कपड़े निकालकर निर्वस्त्र किया गया तो इनके WCD मिनिस्टर ने कहा कपड़े निकल गए तो इसमें राजनीति क्या करनी है। किसी ने भी ऐसे शर्मनाक बयान पीड़ितों के बारे में नहीं दिया है, और ये केवल सड़क पर आई न्याय मांगने की बात यह है कि राहुल गांधी
केवल दुख की बात यह है कि राहुल गांधी जो हाथरस पहुंच जाते हैं, आज 14 तारीख और 15 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ, हम आजादी का पर्व मना रहे थे और गुंडों के द्वारा पीटा गया डॉक्टर को, पर अतुल लोंडे पार्टी जी की पार्टी लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली ना संदेश खाली पर, ना स्वाति मालीवाल पर, ना ताजमहल पर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि सेकुलर सन्नाटा मेंटेन करना है जब सहूलियत ना हो। अन्यथा बताए कि हाथरस पहुंचने वाले यहां पर इस्तीफा मांगने क्यों नहीं पहुंच पा रहे। आप देखिए, संजय सरकार ने सीधे शहजाद पूनावाला पर निशाना साधा और शहजाद पूनावाला ने निशाना साध दिया अतुल पाटिल पर। अतुल पाटिल जी, अब आपकी सफाई, आपका जवाब। अनुराग जी, मैं आता हूं संजय सरकार, आपके पास आता हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड के बाद हाँ, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। शहजाद पूनावाला की पार्टी जो है उसको बलात्कारी पार्टी नाम दिया तो कम नहीं होगा, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। हाथरस में इसलिए गए थे क्योंकि हाथरस की बेटी उनके घर वालों को न सौंपते हुए उसको सीधा जो है वो पुलिस ने जलाया था। वो राज्य की सरकार की दरिंदगी थी। आप देखिए उन्नाव में जो हुआ वो उसमें इनके मिनिस्टर मोर्चा निकाल रहे थे। आप बालेश धनखड़ इनके ओवरसीज जो उपाध्यक्ष है, उन्होंने बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 महिलाओं पर बलात्कार किया। अंकिता यादव के लिए पूरे सबूत को खत्म करते हुए हमने देखा है, और जो बलात्कारी लोग हैं उनको किस तरह से पैरोल पे बाहर निकाला जाता है देखा है। लेकिन वो विषय वो नहीं है। अनुराग जी, मैं कोई मुझे इंस्टिगेट कर दे, पूनावाला का वही काम है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनकी सुबह नहीं होती, सोने से पहले राहुल जी का नाम लिए बगैर वो सोते भी नहीं है। शायद राम का भी नाम जितना नहीं लेते उतना राहुल जी का नाम लेते, प्रियंका जी का नाम लेते हैं। वो चलो उनका भला हो, कुछ मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन ये दरिंदगी समाज में कहां से आई है? क्या हम सरकार की चर्चा करेंगे? हर जगह बलात्कार रेप हो रहे। क्या उत्तराखंड में बलात्कार हुआ, बिहार में बलात्कार हुआ, छोड़ दे उसे। महाराष्ट्र में बलात्कार हुआ, छोड़ दे उसे। इतने बड़े पैमाने पर 22 लड़के, इतना बड़ा माहौल देश में चल रहा है। नहीं भाई, शहजाद पूनावाला की आपत्ति आप समझे नहीं कि कहीं और अगर इस तरीके की घटना होती है तो राहुल गांधी तुरंत एक्स पर पोस्ट करते हैं। यहाँ पर 4 दिन बाद उन्होंने न्याय की उम्मीद में एक्स पर पोस्ट किया है। देखिए, सीबीआई के पास ये मामला वर्ग हो गया। क्या उस बेटी को बिना उसके घर वालों को सौंपे उसको जला दिया गया? क्या उसकी मां बोलने आई थी? तो सरकार कहां एक्शन लेती है? अगर सरकार कलकत्ता में एक्शन नहीं लेती, अगर वो सीबीआई को नहीं सौंपा जाता तो राहुल जी और प्रियंका जी जरूर जाते। सरकार किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करती है वो चीज महत्वपूर्ण है। तो ये एक दूसरे सरकार ने सीबीआई को केस नहीं सौंपा है। अतुल पाटिल, आपको जानकारी होगी, हाई कोर्ट ने सौंपा है जी। हाई कोर्ट ने सौंपा है, मुझे पता है। और उसके ऊपर भी बात की गई है कि अगर इस तरह से कोई सबूतों से छेड़छाड़ होती है तो हमने अंकिता यादव के बारे में बात की थी, और अभी ये आरजी कार हॉस्पिटल जो है उसमें हुई, उसमें भी बात की थी। ये सारी बातें गलत है। किसी भी बात को हम जायज नहीं ठहरा सकते अनुराग जी। लेकिन एक बात यह है कि अगर हर जगह ऐसा हो रहा है जी, तो तेरे स्टेट में हुआ तो अच्छा हुआ, मेरे स्टेट में हुआ तो अच्छा नहीं हुआ। ये नजरिया जो है, ये अरे स्टेट के आंकड़े भी तो देखे जाएंगे ना अतुल पाटिल जी। ओछापन दिखाता है कि आपके नेता अधीर रंजन चौधरी खुश नहीं है, वहां बैठे हुए हैं, ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो कम से कम पश्चिम बंगाल में हिंसा के आंकड़े तो देख लीजिए आप, और कम से कम ये तो कह दीजिए कि ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था वहां फेल हो चुकी है। नहीं अनुराग जी, जहां जहां गलत हो रहा है, जहां जहां हमारी बहू बेटियां अगर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उंगलियां तो उठी है, कहा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा नहीं है, ऐसा नहीं है। संदेश खाली में महिलाओं ने सामने आकर किस तरह से कहा कि बीजेपी किस तरह से भुना रही है, ये भी सबने देखा है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा, मैं इतना ये भी तो कह दीजिए कि शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, उसको संरक्षण कौन दे रहा था, वो भी तो बता दीजिए। मैंने आपकी बात से डिनाई नहीं किया कि महिलाओं ने किस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया। अनुराग जी, ऐसा है कि आप मुझसे सवाल पूछने के बजाय जिन की सरकार है ना, जो इसकी शहजाद पूनावाला की सरकार हर जगह है, अंकिता यादव को सबूत मिटाने के लिए किस तरह से पूरा होटल गिरा दिया था। आज डिबेट बंगाल की बेटी पर है, आज डिबेट बंगाल की बेटी पर है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बंगाल की बेटी आप को बंगाल न्याय की ही बात कर रहे और हैं, उसे न्याय दिलवाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी है। आप संदेश खाली का जिक्र कर रहे थे तो मैंने शेख शाहजहां का जिक्र कर दिया। मैं किसी सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं जी न्यूज का एंकर हूं और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, मुझे पता है। शहजाद पूनावाला को लेकर आते हैं। जी बोलिए, पाटिल साहब बोलिए। अनुराग जी, कोई भी गुनहगार, कोई भी गलत काम, दरिंदगी करने वाला, उसे ना तो हमने कभी संरक्षण दिया है, ना ही उसके पीछे बीजेपी की तरह बेशर्मी की तरह हम खड़े रहे हैं। हम उन सब चीज के खिलाफ है जो महिलाओं के खिलाफ है, जो
कानून व्यवस्था गलत कर रहा है उसके खिलाफ है, और जो गुंडागर्दी के पीछे खड़े रहते हैं उनके भी खिलाफ कांग्रेस है। और कांग्रेस ने हर वक्त अपनी भूमिका बहुत स्पष्ट तरीके से रखी है। आज राजनीति जो कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे कि उस बेटी के माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। अनुराग, अरे मेरा नेता तो वो है कि निर्भया के भाई को पायलट कर दिया तो बताया नहीं, उसकी माँ ने सामने आकर बताया कि ये इंसान हमारे परिवार के पीछे खड़ा था। ऐसे कई अच्छे काम जो है किए, लेकिन हमने राजनीति नहीं की इस बात पे। कुछ भी हुआ राहुल जी ने ऐसा किया, कुछ भी हुआ प्रियंका जी ने ऐसा किया। ये अपना पर्सनल जो घर पे रखो ना, ये पर्सनल कहाँ लेकर आते हो? नहीं तो मैं भी निकालता हूँ अभी एक एक चीज पर्सनल। ठीक है, नहीं पर्सनल नहीं होना है। चलिए शहजाद पूनावाला, मैं आता हूं सरकार जी आपके पास आता हूं। अनुराग जी बहुत ही विनम्र तरीके से, अनुराग जी बहुत ही विनम्र तरीके से, अनुराग जी मैं कुछ फैक्ट सामने लाना चाहता हूं। हो सकता है अतुल जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनको सम्मान से ही हमेशा रेफर करता हूं। मैं उनको कुछ सम्मानपूर्वक तरीके से कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हाथरस में तो परिवार को बताया नहीं गया था, ये झूठ बात है, परिवार के साथ ही हुआ था वो जो भी हुआ। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट के पैरा 26 में पेरेंट्स ऑफ, प्लीज अतुल जी आप अपनी बारी में बोलिए, मुझे पहले कोट कर देने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सर अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं है। अनुराग जी नहीं, उसकी मां ने कहा मेरी बेटी को हल्दी भी नहीं लगाने दी। अतुल जी बात पूरी हो जाने दीजिए। शहजाद पूनावाला पुलिस ने किसी के नहीं बोले थे, ये सारे दुनिया ने देखा है। ठीक नहीं शहजाद की बात खत्म हो जाने दीजिए। मैं आपको मौका दूंगा आपत्ति दर्ज कराने का। भैया झूठ मत बोलो, ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का, ये ठीक। बड़े भाई का काम है, छोटा भाई झूठ बोले तो उसे नसीहत दे के झूठ नहीं बोलना। छोटे भाई की बात खत्म सुनिए, अब मेरे बोलने की बारी आई है। ठीक है बोलिए, झूठ बोलिए जो बोलना है मन में। शहजाद बोलिए। शहजाद आपके ऑडियो में फिर प्रॉब्लम है, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। जी आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है शहजाद। देखिए यही, हाँ ऑडियो आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, अब आ रहा है, ऑडियो आ रहा है, अब आ रहा है, बोलिए। और प्लीज अनुराग जी मैं जी के पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यही हो रहा है बैक एंड फोर्थ की, मेरी ऑडियो आती है तब ये इंटरप्ट करते, नहीं आती है तब बीच में कोई ये हो जाता है, तो प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है सर, इसमें पीसीआर की कोई भूमिका नहीं है। जी बोलिए। नहीं कैमरामैन आप ही का है ना, मेरा थोड़ी कैमरा घर का है। अब सुन लीजिए पूरी बात। जी को मैं बताना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने जब सीबीआई को जांच सौंपी थी तब उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को कोई विश्वास नहीं है बंगाल की पुलिस पर, इसलिए सीबीआई को यह जांच सौंपी जा रही है। और उन्होंने बताया कि कैसे पेरेंट्स को मिसलीड किया गया, ये सुसाइड हुआ हॉस्पिटल अथॉरिटीज के द्वारा, और जिसने मिसलीड किया उस व्यक्ति को आपने प्रमोशन दिया, और उसके बाद 3 घंटे पेरेंट्स को रुकाया। तो पेरेंट्स के साथ क्या हुआ ये ऑन रिकॉर्ड है, शायद अतुल जी को पता ना हो, मैं उनकी जानकारी ला। पहली बात। दूसरी बात अतुल जी, आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा मैं राहुल गांधी का नाम लेता हूं, मुझे राहुल गांधी के नाम में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हाँ आप लोग एक नाम लेते थे और वो था लाल सिंह का, क्योंकि जम्मू की डिबेट है। लाल सिंह ने कठुआ के रेपिस्ट का सपोर्ट किया था, उसको हमने पार्टी से लात मारकर निकाला मंत्री पद से, और आपने उसको बुलाकर टिकट दिया, ये प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया। और राहुल गांधी ने जो एक लौता ट्वीट किया 4 दिन में, उसमें कठुआ का जब जिक्र किया तब साकेत गोखले टीएमसी के नेता ने राहुल गांधी को कहा अरे तुमसे बड़ा हिपोक्रेट नहीं, कठुआ के बलात्कारियों के समर्थक को आपने टिकट दिया है। और मैं आखिरी बताना चाहता हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बंगाल में हुआ वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वैंडलिज्म नहीं था। आज हाईकोर्ट ने कहा है कि जो 5000 लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुसे वो प्रायोजित लोग थे। अतुल जी कौन सी डिबेट में हैं आप इसीलिए या तो अधीर रंजन जी की बात मानूं या राहुल गांधी की बात मानूं, आप बताइए किसकी बात मानूं? छोटे से में अपनी बात रख दीजिए अतुल पाटिल जी, फिर मैं संजय सरकार का रुख करता हूं, बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं, कश्मीर पर भी आएंगे हम। जी देखिए, जैसा मैंने हाथरस का झूठ सामने रखा तो इमीडिएटली शहजाद ने दूसरी बातें लाना शुरू किया। हमारा स्पष्ट कहना है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच दी है, सीबीआई जांच करेगी। ममता बनर्जी जी ने आरोप लगाया कि वंडाल जो थे वो बीजेपी के गुंडे थे, वो तय करेंगे, वो बताएंगे। 22 लोग जो कैमरा में थे वो मिल नहीं रहे, ये भी उन सरकार का काम है। और इस तरह से अगर उनको मिसलीड किया गया है तो हाईकोर्ट ने उनको सजा देनी चाहिए थी, बिल्कुल देनी चाहिए थी। जिन्होंने भी मिसलीड किया वो क्यों नहीं हुआ वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, लेकिन जिसने भी दरिंदगी की है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, अगर बिटिया के साथ ऐसा होता है तो हम उसके खिलाफ है। अगर कोई भी गुंडों के पीछे खड़ा रहता तो हम भी उसके खिलाफ है। लेकिन एक बात आपने देखना चाहिए कि हम किस तरह से इन चीज़ों की राजनीति करते हैं।
कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। और हम ठीक है, दूसरे से खड़े मैं लौटूंगा रहकर आपके पास। देख राजीव रहे हैं। रंजन हमारे क्या साथ हैं किस तरह की जेडीयू से। राजनीति हम रख रहे हैं ये भी। राजीव रंजन, एक तरफ कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का पूरी रूपरेखा तैयार है, एक तरफ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की पूरी रूपरेखा तैयार है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की बदहाली की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है सर? देखिए, जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, निसंदेह आतंकवाद को काफ़ी प्रभावी लगाम लगाने में कामयाबियां मिली हैं। जम्मू के इलाके में जरूर चिंता की कुछ तस्वीरें हैं। वहाँ चुनाव कराए जाने के पहले ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आतंकवादियों का जिस तरह से घनी आबादी में वो घुल मिल जाते हैं और फिर वारदात के बाद उनका पता नहीं चल पाता है, नतीजों को प्रभावित करने में भी उनकी भूमिका हो सकती है। तो मुझे लगता है उस पर एक बेहतर रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है। जनादेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ लोकतंत्र का ये उत्सव है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन अगर हम लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए जनता से ज़्यादा मतदान केंद्रों तक पहुंचने की अपील को मनवाने में अगर कामयाब होते हैं तो कश्मीर पर पूरे दुनिया की नज़र है, उससे हालात बदलेंगे। जहाँ तक आतंकवादियों की हैसियत का सवाल है, कश्मीर घाटी जहाँ उनकी तूती बोलती थी, वहाँ ऐसी वारदातें लगभग खत्म होने के कगार पर है। जी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है ये चुनाव ऐतिहासिक होगा और जनादेश जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी मिलेगा, लोकतंत्र जीतेगा। ठीक। जहां तक बंगाल का सवाल है, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। उसका मेरा झूठ खोलते रहिएगा, परत दर परत उसको खोलिएगा। पहले मैं अपनी बात रख देता हूं। अतुल पाटिल जी, आता हूं आपके पास। जहां तक बंगाल का सवाल है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक अच्छी बात हुई, राहुल गांधी ने वक्त जरूर लिया, लेकिन उनकी तीखी प्रतिक्रिया इस बंगाल के प्रकरण पर आई है। देखिए, टीवी डिबेट्स लगातार होते हैं और इन डिबेट्स में मानवता शर्मसार हो रही है, इसलिए कि हम अपने अपने कंधे थपथपाने के लिए जो विषय है जिसके लिए हम सब यहाँ जमा होते हैं, हम उन्नाव पर जाएं या हम अयोध्या पर जाएं, हम पश्चिम बंगाल में जो इस तरह की लगातार हो रही घटनाएं हैं उनकी चर्चा करें, बिहार की किसी घटना का जिक्र करें, लेकिन इतना तय है कि हम अपने कंधे थपथपाते और सामने वाले को गालियां देते हैं, इससे उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। पश्चिम बंगाल में सीबीआई बेहतर तरीके से जांच करके अपराधियों तक पहुंचे और उनके कनेक्शंस क्या क्या है, किनका उन्हें समर्थन मिला है, किनका संरक्षण मिला है, और जो घटना अभी हुई, जिस तरह का अराजक वातावरण दिखा, ठीक, और उसके बाद ममता दीदी का सड़क मार्च, मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस तरह का जो कुछ भी वाकया बंगाल ने देखा है, आधी रात में जिस तरह से हुड़दंगियों ने अस्पताल पर हमला किया और तमाम चीजें सामने आई हैं, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बदहाल कानून व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर है। बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टी चाहे जिनकी भी सत्ता होगी वो डिफेंड करेंगे, टीएमसी भी डिफेंड करेगी, और उस पर जनता परेशान है कि मुख्यमंत्री खुद न्याय की आस में सड़कों पर हैं, तो जनता न्याय की आस में अब कहां जाएगी। चलिए, हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर। हसनैन मसूदी साहब, एक तरफ तो फारूक अब्दुल्ला साहब को लग रहा है कि वही सरकार उनकी बनने वाली है इस बार, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब बड़े परेशान नजर आए मुझे। उनका कहना है कि बहुत कम समय दिया गया और उन्होंने चुनाव जितने फेसेस में हो रहे हैं उस पर भी सवाल उठाए। क्या संशय है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपने कैसे ही आकस किया कोई परेशानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रही है, और अभी आपके जो अभी इंतखाबात हुए, पार्लियामेंट के इंतखाब हुए, आपने देख लिया कि कितनी अक्सरियत से वोटिंग हुई और जो कैसे तायद हुई जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे या जो भी अलायंस के उम्मीदवार थे। लेकिन बात यह है कि देखिए, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं असेंबली के, और इस 10 साल में 6 साल के में कोई असेंबली नहीं थी, कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं रही, तो हमको 1.5 करोड़ लोगों को अफसरशाही के हवाले किया गया। 5 साल से हम अफसरशाही से जूझ रहे हैं।
तो अब देखिए इतना ह्यूज गवर्नेंस डेफिसिट है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम देखिए, एजुकेशन सिस्टम देखिए, जल जीवन या सेफ ड्रिंकिंग वाटर का देखिए, हर जगह आपको मिलेगा कि हर जगह मैन पावर डेफिसिट है और गवर्नेंस डेफिसिट है। बहरहाल सारे पस मंज़र में जो पीड़ा है जम्मू कश्मीर के अवाम की, उस पस मंज़र में ये जो आज ऐलान हुआ इलेक्शन का, इस शुरुआत हुई तो जमहूरियत की, हम तो जमहूरियत का जो रक़्स है हम कहते हैं सारे मुल्क में 150 करोड़ लोग जो जिसमें शामिल होते हैं, 1.5 करोड़ लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे महरूम रखा गया। और अब जब ये शुरुआत हुई तो जाहिर सी बात है कि ठीक है, लेकिन पूरा जो इंसाफ की बात है वो तभी होगा जब जम्मू कश्मीर की जब स्टेटहुड ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के वो सारे हुकूक जो 5 अगस्त को छीने गए वो बहाल ना हो जाएं, तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर सच में एक जमहूरियत की डगर पर आ जाएगा और जो लोगों की जो उमंगें हैं, सियासी उमंगें हैं और सियासी जो उनके इनके आरज़ू हैं वो पूरी हो जाएंगे। यही बात है। तो इस सारे पस मंज़र में मैंने कहा कि जो पीड़ा रही, जो परेशानियां रही, उसमें जो हम जिन परेशान से जूझते रहे 10 साल, हम ही जानते हैं जम्मू कश्मीर में कि सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट किया गया। देखिए जो हमारे अफसर साहिबान जिनको फैसले लेने थे, पॉलिसी डिसीजन लेने थे, वो तो इवेंट मैनेजर्स बने और इवेंट्स पर भी एक नैरेटिव, नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप किया गया जो कि ठीक नहीं था, लोगों को उससे बेखबर रखा गया। यही वजह है कि आज भी हमें उन मामलों के साथ का सामना है जिन मामलों का पिछले कई बरसों से हमें जम्मू कश्मीर को रहा है। अब ये बात रही कि इस पस मंज़र में तो ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि 5 अगस्त के फैसलों के बाद कोई तशद्दुद कम हुआ। आप देखिए कल ही हमारे कैप्टन है उनका बलिदान हुआ। जो कश्मीर में तो हालात सुधर गए, अब मसला जम्मू का है, वो भी रेक्टिफाई कर लिया गया है और उसे भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। मसूदी साहब लौटता हूं आपके पास। तनवीर अहमद तांत्रे साहब, आपकी पार्टी कहती थी कि 370 हटने के बाद वहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन अब वहां तिरंगा लहरा रहा है, तो अब उम्मीद तो आपको भी जागी होगी, अब तो चुनाव भी होने वाले हैं। आलन गढ़वाल तो कश्मीर का हिस्सा है और इससे पहले जो देखिए पिछले साल जो हमारे एक बात बताना चाहूंगा, ये तिरंगा जो है ये भाजपा के आने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं लहराया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी तिरंगा यहाँ पर जो है वो लहराया जाता था और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी जो है यहाँ पर लहराया जाएगा। जहां तक इलेक्शन की बात रही, 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो है उस पर भरोसा रखने के लिए, यकीन दिलवाने के लिए 10 साल के बाद जो हमारे बेरोजगार नौजवान है, जो हमारी आवाम है, जो बिना इलेक्शन के यहाँ पर जूझ रही थी, अब हमें उम्मीद की एक किरण जागी है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक, जम्मू कश्मीर के खास करके नौजवान जो हैं अपने हकूक का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे को चुनेंगे और वो नुमाइंदा जो है उनकी बात करेगा। अनुराग भाई, मैं बताना चाहूंगा कश्मीर के हवाले से डिबेट है, इलेक्शन के हवाले से डिबेट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करना चाहूंगा, 370 और 35A हटाने के बाद कहा गया था एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, लेकिन ये नया जम्मू कश्मीर जो है ये भाजपा को मुबारक हो। इस नए जम्मू कश्मीर में जो है इनोसेंट किलिंग हो रही है, यहाँ पर बेकसूर नौजवान जो है वो मारे जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे आर्मी के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अनुराग साहब मेरी बात सुने, पूरी बात सुने आप जी। हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौजवान जो पढ़े लिखे हुए नौजवान हैं, आप देखें रोडों पर हैं। टेलीविजन की अगर मैं बात करूं, चाहे वो पीडीडी महकमे के हो, पीएचई महकमे के हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, तमाम टेलीविजन जो है वो रोडों पर हैं। लेकिन भाजपा जो दावे और वादे कर रही है कि 370 हटाने के बाद एक जम्मू कश्मीर को हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया है, लेकिन ये नया जम्मू कश्मीर जो है वो भाजपा को मुबारक हो, हमें पुराने वाला जम्मू कश्मीर जो है वो चाहिए। जहां तक बात रही 370 और 35A की, 370 और 35A को जो पूरे देश में एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इलेक्शन के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है, लखनपुर के उधर जो है इसको एक अलग ही दिशा दी जा रही है, एक अलग ही रंग दिया जा रहा है। 370 और 35A हमें अपने मुल्क के आईन ने दिया हुआ था। 370 हमारी नौकरियों की सेफ्टी है, 370 हमारी आपकी बात पहुंचाता हूं शहजाद पूनावाला तक। शहजाद पूनावाला, इन्हें नया कश्मीर नहीं पुराना कश्मीर चाहिए। इन्हें किलिंग आज दिखाई दे रही है, पहले नहीं दिखाई दी। भाई तनवीर अहमद तांत्रे जी, किलिंग्स तो पहले भी होती थी, इनोसेंट किलिंग वहां पर इससे ज्यादा होती थी, आंकड़े देख लीजिए आप। अब ये मैं थोड़े बताऊंगा आपको कितने परसेंट की कमी आई है आतंकी घटनाओं में। जी शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला आपके सवाल का जवाब दें, वही ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। देखिए
देखिए अनुराग जी, स्वाभाविक है कि जैसे 370 की दीवार को लात मारकर गिराया गया है, तो आज लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है, परंतु जिनकी पीपीपी की राजनीति थी, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और जम्मू कश्मीर की आवाम को लात मारी गई है। अनुराग जी ने अपनी आपकी बात सुन ली गई है, आपकी बात सुन ली गई है तांत्रे जी, आपकी बात सुन ली गई है। अब शहजाद को भी सुन लीजिए। जी शहजाद, अभी 2 मेहमान बचे मेरे पास, उनके पास भी जाता हूं। पर कोई भी डिबेट में आप अपनी बात कहने के बाद दूसरे आदमी की तो सुननी भी तो चाहिए। ये लोकतंत्र होता है, ये संविधान बचाओ वाली गैंग है। संविधान बचाने का पहला प्रिंसिपल है दूसरों की बात सुनो। चलिए अब भाई क्या बोलूं मैं, अनुराग जी ऐसे डिबेट्स लोग पसंद भी नहीं करते। तनवीर अहमद जी बात, अनुराग जी आप बताइए, जब बोलने का मौका मिलेगा तब मैं बात करता हूँ। मेरे 5 सेकंड में इंटरप्शन, मुझे बाकी 2 मेहमानों को भी समय देना जी। मतलब परेशान हूं मैं कि मैं कैसे डिबेट करूं। नहीं बोलिए। देखिए ऐसा है कि लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है, तो इसमें तो भारतवासियों को तो ये नया कश्मीर पसंद आ रहा है। हाँ, पर जो इस्लामिक जिहाद के समर्थक है, पाकिस्तान के समर्थक है, पाकिस्तान परस्ती के समर्थक है, अलगाववाद के समर्थक है, उनके पेट में दर्द हो रहा होगा। जिन लोगों को 40,000 लोग मारे गए भाई अनुराग जी, मैं तो ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा भाई। बात सुन लीजिए, अगर समय रहा मैं आपके पास आऊंगा। तनवीर अहमद जी, ऐसे ना शहजाद अपनी बात कह पाएंगे, ना आप अपनी बात रख पाएंगे, और ना उसका जवाब मिल पाएगा। आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होता है। बात पूरी कर लेनी चाहिए। शहजाद आपको बहुत धैर्य के साथ सुन रहे थे। बोलिए शहजाद। जब 40,000 लोग इन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से पुराने कश्मीर में मारे गए, तब वो पुराना कश्मीर भाता था। आज 30,000 लोग चुनकर आए हैं डीडीसी के चुनाव में, तो ये कश्मीर नहीं भाता है। जब पहले के कश्मीर में श्रीनगर की सड़कों पर ताजिया नहीं निकलता था, वो कश्मीर भाता था। आज श्रीनगर की सड़कों में ताजिया, कुपवारा के मंदिर में, मां शारदा के मंदिर में घंटे बज रहे नवरात्र के समय पर। आज जिस प्रकार से सिनेमा हॉल 35 साल के बाद खुले हैं, आज जिस प्रकार से 15,000 करोड़ का 70 वर्ष में निवेश हुआ, उससे अधिक निवेश आज हुआ है। आज टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है, टेरर हॉटस्पॉट पीछे छूट गया है। 2 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे हैं वहां पर, तो उनको यह कश्मीर पसंद नहीं, जाहिर सी बात पसंद नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आज पीपीपी की नहीं, डीडीडी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और डायलॉग की राजनीति हो रही है। मैं सिर्फ 2 या 3 बातें पूछना चाहता हूं। आज 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हो रहा है। यह संविधान बचाओ गैंग इसके खिलाफ है। आज पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिल रहा है। आंबेडकर करने वाले इसके खिलाफ है क्या? एक बार बता दीजिए। आप तो जय संविधान करते ना, संविधान पहली बार लागू हुआ, केंद्र के कानून, आरटीई एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एससी एसटी एट्रॉसिटी एक्ट, ये सारे कानून आज जी। अगर मैं ये बातें कहता तो तनवीर अहमद तांत्रिक और आखिरी बात पर्सन हूं, इसलिए मैंने शहजाद को कह दिया। ये आंकड़ों की जुबानी और आखिरी बात जी, और आखिरी बात 100% गिरावट पत्थरबाजी में, 68% गिरावट सिविलियन डेथ्स में, सिक्योरिटी पर्सनल के डेथ्स में, और 80% डेथ्स लगभग हुए हैं टेररिज्म के अलग अलग इंसिडेंट्स में। अगर उनको यह पसंद नहीं है कश्मीर, और वो कश्मीर पसंद है जिसमें 40,000 लोग मारे गए, तो समझ लीजिए कि इनके मानसिकता पे कौन सा एक प्रभाव है। वही प्रभाव जो कहता है कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में रहने की कोई जगह नहीं। ठीक है, कुमार प्रवेश जी, कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली जो होने जा रही है वो ज्यादा संतोषजनक है या पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की बदहाली ज्यादा चिंताजनक है? नहीं, देखिए, मामला केवल बंगाल का नहीं है। इतनी देर से डिबेट हो रही है और बिहार का मामला कोई कमजोर मामला नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मीडिया के लिए यह विषय क्यों नहीं बन पाता। अरे एक ही डिबेट में सब विषय नहीं लाए जा सकते। नहीं सर, यही तो राजनीति है। आपको राजनीति इसलिए नजर आ रही है क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। एक प्रदेश के मामले को उठाया जा रहा है। निस्संदेह बंगाल में जो हुआ बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। लेकिन उसके नाम पर जो राजनीति हो रही है वो सही नहीं है। बिहार में ठीक उसी तर्ज पर अब ये सोचने वाली बात है, और हमारे जदयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि इन तमाम मामलों के प्रति हम लोग को सहानुभूति होनी चाहिए। बिहार के पारू में भी एक दलित लड़की के साथ रात में उसको उठा लिया जाता है, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, और बिहार के आंकड़े कोई अच्छे आंकड़े नहीं है। यदि आप 1-2 महीने पीछे का आंकड़ा उठा करके देख लें तो हत्याओं में, बलात्कार की घटना में, गैंग रेप में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड में भी इसी टाइम यह घटना हुई है। तो मुझे तो लगता था कि इन तीनों विषयों को मिला करके भी चर्चा होती कि आखिर पूरे देश में महिलाओं की ये स्थिति क्यों है। वो जब स्वतंत्रता की मांग करते हैं। अच्छा, जब बिहार में जंगल राज था तब से बेहतर स्थिति है या तब बेहतर थी?
आप कब किस जंगल राज की बात कर रहे हैं, मुझे तो याद नहीं है, आप थोड़ा याद दिला दें। यदि आप जिस जंगल राज की बात कह रहे हैं तो उस जंगल राज का सबसे खूंखार भेड़िया रणवीर सेना था, जिसको भाजपा के ही लोग समर्थन करते थे। यह बात भी आपको बोलना चाहिए। और रणवीर सेना वालों ने ही, जिसको भाजपा के लोगों ने समर्थन किया था, ब्रह्मेश्वर मुखिया जिसके नेता हुआ करते थे, उन्होंने 300 से ज्यादा दलितों की हत्या की थी। उससे बड़ा खूंखार भेड़िया और कोई नहीं होगा। लेकिन इन्हीं के नेता गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको गांधी बताया करते हैं। तो सर, केवल जंगल राज कह देने से नहीं होगा। या आपको बता देना होगा कि जंगल राज का सबसे खूंखार भेड़िया कौन था। इसलिए वो अलग बात है। चलिए, सवाल का जवाब मैं विनीत सिंह से लेता हूं। इस आपके सवाल का जवाब विनीत सिंह से लेता हूं। विनीत जी, बहुत धैर्य के साथ आप पूरी डिबेट को अब तक सुनते आए। अनुराग जी, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे लगता है कि मुझे समय मिलेगा कि जो भी लूज एंड है मैं उसको टाई अप कर सकूं। जी, जहां तक बात ये वाम दल के नेता बोल रहे थे, वामपंथियों का तो इतिहास ही रहा है लाल सलाम का, खून खराबे का। ये भूल जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के समय में 1990 से लेकर 2005 तक 55 नरसंहार हुए थे, जिसमें कि 3000 से ऊपर ज्यादा लोग मारे गए थे। तो एक व्यक्ति विशेष का नाम लेके बाकियों को बचा नहीं सकते। आपने बात स्टार्ट की थी जम्मू कश्मीर का, उसको तो हम संभाल ही रहे हैं ना। अभी हमने बात कह दी कि उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज में 75% का गिरावट आया, FDI बढ़ा है, ये टूरिज्म बढ़ा है। और ये जो हाल फिलहाल का जो घटनाएं, जो छिटपुट घटनाएं घट रही हैं, जो कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हैं, उसको भी आज कल में हम नकेल कस लेंगे। पर ये तो गैर हैं। अपनों का क्या करे अनुराग जी, जो कि वेस्ट बंगाल में जो है, जो अपनों, और मुझे बड़ा सिकनिंग लगता है कि विपक्ष के लोग एक बेटी के बारे में, मुझे लगता है कि ये बर्बरता से अगली श्रेणी में भी आता होगा। उस पे अगर आप 4 दिन 5 दिन के बाद क्या सोच के आप ट्वीट करते हैं, मुझे नहीं मालूम है। और यहाँ पे बात निकली है बंगाल की, तो बात कर रहे हैं दूसरे राज्य की। ममता बनर्जी पहली बार तो ये वॉक नहीं कर रही है। मुझे याद है 2019 में जब राजीव कुमार कमिश्नर थे वेस्ट बंगाल में और 2013 के स्कैम में फंसे थे, उस समय जाके ये धरना में बैठ गई थी। तो शी इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर है ये। परेशानी क्या है कि अगर हम और आप अनुराग जी अगर यही करते रहेंगे, तो जो बेटी जिसके लिए 5 दिन भी बंगाल की पुलिस कुछ ना कर सकी, जो आरोपी है संजय रॉय, और जाके नहीं, सुन लिया जाए 10 सेकंड में, संजय रॉय जाके बैरक में बैठा हुआ था और सीबीआई को केस देना पड़ा, और फिर ऊपर से अब क्या साबित करने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रही है, मुझे नहीं मालूम है। और मैं आखिरी बात करूं कि अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो दुश्मन नहीं, यही अन्याय हमें मारेगा और अपने देश में ही भारत हारेगा। चलिए, इसी नोट के साथ मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आना चाहता था सरकार साहब आपके पास, राजीव रंजन आपके पास, लेकिन समय की पाबंदी मुझे रोक रही है। लेकिन इस विषय पर अगर फिर बैठना हुआ, फिर चर्चा हुई, तो आपको मैं अपना सवाल उठाने का और जवाब देने का मौका दूंगा। आज डिबेट में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी।